46 सॉरी रिपीट। सॉरी मेरे साइड से इश्यू की वजह से ये डबल डबल हो गया। वही आदित्य के केबिन में आदित्य अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और एकटक अपनी गोद में बैठी हुई वाइफ को देख रहा था। उसका तो मन कर रहा था जिंदगी भर उसे ऐसे ही देखता रहे। वही अनामिका बहुत चिड़ी हुई थी क्योंकि जब वो केबिन में आई थी तब से आदित्य ने उसे ऐसे ही बिठाया था और घूरे जा रहा था। जब भी वो उठाने की कोशिश करती तो उठने भी नहीं देता, जिससे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जब उससे रहा नहीं जाता है तो वो एकदम से आदित्य के हाथ को अपने पेट से हटा देती है और काट लेती है। वही आदित्य जो अनामिका में ही खो गया था वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत जल्दी हुआ था, लेकिन वो होश में तब आता है जब उसके हाथ में दर्द महसूस होता है, लेकिन ये वो अपने फेस पर शो नहीं होने देता है। वही अनामिका जब आदित्य की पकड़ को ढीला महसूस करती है तो वो तुरंत आदित्य की गोद से उठकर वहां रखे सोफे पर बैठ जाती है। वही आदित्य तो उसके ऐसे खुद से दूर जाने से चिढ़ा हुआ था और उसे घूरने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान अपने हाथ पर जाता है जहां अनामिका के दांतों के निशान बने हुए थे। उन्हें देखकर वो डेविल स्माइल करता है और अनामिका को देखने लगता है, जो खुन्नस में उसे ही देख रही थी। वो उसे और टीज करने के लिए अपने उसी हाथ पर उसके लव बाइट को किस कर लेता है। वही ये देखकर तो अनामिका का चेहरा लाल हो जाता बा। वही आदित्य जब अनामिका पर खुद का असर होते देखता है तो खुश हो जाता है। अभी वो लोग कुछ रिएक्ट करते उससे पहले ही आदित्य का केबिन नॉक होता है तो आदित्य अंदर आने को बोलता है तो करण और नितिन आते हैं और वो दोनों आदित्य के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। वहां बैठते ही आदित्य बोलना शुरू करता है, तुम दोनों की स्टडीज अच्छी चल रही है तो तुम दोनों कल से ही कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। पहले 1 महीने तुम दोनों इंटर्नशिप करोगे, फिर अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो तुम दोनों को यही पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तुम्हें इंटरव्यू देने होगा, कोई फेवर नहीं मिलेगा तुम दोनों को। वही ये सुनकर तो करण सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो दोनों भी उसके जैसे थे मस्ती वाले। वहीं नितिन और अनामिका तो एक दूसरे को ही देख रहे थे जैसे अपनी आंखों से कुछ इशारा कर रहे हो, और ये बात आदित्य और करण ने देख ली थी, इसलिए आदित्य डायरेक्टली ही पूछा लेता है, क्या तुम दोनों को कोई दिक्कत है मेरे डिसीजन से। वही अनामिका तुरंत बोल देती है हाँ। वही आदित्य उसकी बात सुनकर उसको घूरने लगता है। वहीं नितिन बात संभालते हुए बोलता है, भाई एक्चुअली बात यह है कि आरू अपनी गेमिंग कंपनी खोलना चाहती है, इसलिए आज इसकी मीटिंग भी है। एक फ्रेंड का भाई है जो ग्राफिक डिजाइनर है और उसकी टीम है और मैं भी आरू की हेल्प करूंगा उसके ड्रीम में। वही अनामिका और नितिन भी आदित्य को देखने लगते हैं क्योंकि दोनों के लिए आदित्य का ओपिनियन मैटर करता था, क्योंकि वो बहुत टाइम से मार्केट में है, उसे पता है आदित्य जो भी बोलेगा सही ही बोलेगा। वही आदित्य को तो अपनी वाइफ पर प्राउड फील हो रहा था क्योंकि वो खुद अपने दम पर कुछ करना चाहती थी और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी वाइफ का हर सपना पूरा करेगा। इसलिए वो कुछ सोचकर बोलता है, अगर ऐसा ही है तो मैं खुद एक गेमिंग कंपनी और टीम बनाकर तुम्हें दे सकता हूँ। वही अनामिका उसे बीच में रोकते हुए बोलती है, लेकिन मुझे मेरी टीम मेंबर मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए। वही आदित्य बोलता है, ठीक है तुम गेम बना लोगो मार्केट में भी ले आओगी, उसके बाद तुम्हें एक इन्वेस्टर चाहिए होगा जो तुम्हारी नई कंपनी में इन्वेस्ट करे और तुम्हारी टीम को पे कर सको। प्रमोशन ऑफ गेम इसमें बहुत एक्सपेंस लगता है। वही नितिन बोलता है, डोंट वरी भाई, इन्वेस्टर ढूंढने का काम मेरा है, गेम का आरू का, और हम दोनों मिलकर टीम बना ही लेंगे। वही नितिन की बात सुनकर करण उससे बोलता है, लेकिन तुम्हें कहीं और से इन्वेस्टर ढूंढना ही क्यों है। वही नितिन और अनामिका को उसकी बात समझ नहीं आई। ये देख करण उन्हें समझाते हर बोलता है, आदित्य तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा और यू विल शेयर प्रॉफिट विथ हिम, रुपए घर ही आएगा, क्यों थर्ड पार्टी को ऐड करना। वही ये सुन अनामिका आदित्य को देखने लगी उसके जवाब में। वही आदित्य यही तो चाहता था या यही सुनने का वेट कर रहा था। वो तुरंत तैयार हो जाता है और बोलता है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ दिस, बल्कि ये अच्छा ऑफर है। वही अनामिका उसे बीच में रोकते हुए बोलती है, आपको पहले अच्छे से सोचना चाहिए, कल ये भी हो सकता है कि गेम ना कहले तब आपके पैसे डूबेंगे। वही आदित्य उसकी बात सुनकर एक कातिलाना मुस्कान के साथ बोलता है, हम तो किसी को उसके हस्बैंड के रुपए की टेंशन हो रही है। वही अनामिका तपाक से बोलती है, जब घर के पैसे ही जाएंगे तो दुख किसको नहीं होगा। अब आदित्य सीरियस वे में बोलता है, मतलब तुम्हें खुद पर ट्रस्ट नहीं है।
वही अनामिका भी आदित्य की आंखों में देखकर बोलती है, खुद पर भरोसा है इसलिए अभी तक टिकी हुई हूँ। वही अपनी वाइफ के ऐसे ही जवाब पर तो हमारे आदित्य बाबू फिदा थे, उनका तो मन कर रहा था अभी जाकर उसे किस कर ले, लेकिन जैसे तैसे खुद को संभालते हैं। फिर वो बोलता है, गुड, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें ऐसे ही सारा पैसा दे रहा हूँ, मुझे प्रॉपर प्रेजेंटेशन चाहिए विद गुड आइडिया, तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो कैसी है डील? वही ये सुन अनामिका और नितिन वापस से आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हैं, फिर एक साथ बोलते हैं ठीक है। तभी अनामिका के फोन पर मिस्टी का मैसेज आता है जो इन्फॉर्म करने के लिए था कि 1 घंटे बाद उसकी मीटिंग है। ये देख वो नितिन से बोलती है, अब हमें निकलना चाहिए, 1 घंटे बाद मीटिंग है। वही अनामिका ये बोलते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। वही नितिन भी जाने के लिए खड़ा होने ही वाला था कि तभी आदित्य करण और नितिन को केबिन बाहर निकालते हुए बोलता है, तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे अपनी वाइफ से बात करनी है। वही ये सुनकर तो करण और नितिन दोनों को एक टीजिंग स्माइल देकर वहां से चले जाते हैं। वही अनामिका के कान लाल हो गए थे आदित्य की बात सुनकर। वही आदित्य अपनी जगह से उठाकर अनामिका के पास आता है और उसे हक कर लेता है और बिना देर करे उसे पशंतेली किस करने लगता है। वही अनामिका जानती थी कि आदित्य के सामने उसकी बिल्कुल नहीं चलेगी, इसलिए वो जो कर रहा था वो उसे करने दे रहा था। वही एक लंबी किस के बाद आदित्य उसके लिप्स को छोड़ देता है, लेकिन अभी भी वो उसकी बाहों में थी। वही उसके नॉर्मल होने के बाद आदित्य अपने सर को उसके सर से जोड़ लेता है और सेक्सी आवाज में बोलता है, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है, कब तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी और हम अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे, बेबी गर्ल फॉल इन लव विथ मी। इसके साथ अनामिका के दिल की तो घंटियां बज रही थी, वो अभी खुद को किसी और ही दुनिया में महसूस कर रही थी। तभी आदित्य वापस से उसे टीज करने के लिए बोलता है, और अगर तुम्हें नेक्स्ट टाइम मुझे लव बीते देनी ही है तो तुम कहीं और दे सकती हो, जिससे हमारा वो मोमेंट और यादगार बन जाए और मैं सीड्यूस भी हो जाओ। वही वो लोग ऐसे ही थोड़ी देर खड़े रहते हैं, फिर आदित्य उससे दूर होता है और उसके बाल ठीक करते हुए बोलता है, जाओ वरना लेट हो जाएगा। वही अनामिका बस हमें अपना सर हिलाकर अपना बैग उठाकर आदित्य के केबिन से बाहर जा ही रही थी कि तभी कुछ सोचकर वो रुक जाती है और आदित्य की तरफ देखकर बोलती है, और अब आप शादीशुदा हो तो जितना हो सके लड़कियों से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोल वो तुरंत निकल जाती है। वही आदित्य के चेहरे और बड़ी मुस्कान आ जाती है और वो अपने बालों में हाथ फेरता है और खुद से बोलता है, तो बीवी पर हमारा असर हो रहा है, नॉट बैड। वही वो वापस से काम में लग जाता है। वही दूसरी तरफ ईवा के कमरे का सत्यानाश हुआ पड़ा था और ईवा बेड पर बैठी थी और बहुत गुस्से में लग रही थी। वही आदित्य के केबिन में आदित्य अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और एकटक अपनी गोद में बैठी हुई वाइफ को देख रहा था। उसका तो मन कर रहा था जिंदगी भर उसे ऐसे ही देखता रहे। वही अनामिका बहुत चिड़ी हुई थी क्योंकि जब वो केबिन में आई थी तब से आदित्य ने उसे ऐसे ही बिठाया था और घूरे जा रहा था। जब भी वो उठाने की कोशिश करती तो उठने भी नहीं देता, जिससे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जब उससे रहा नहीं जाता है तो वो एकदम से आदित्य के हाथ को अपने पेट से हटा देती है और काट लेती है। वही आदित्य जो अनामिका में ही खो गया था वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत जल्दी हुआ था, लेकिन वो होश में तब आता है जब उसके हाथ में दर्द महसूस होता है, लेकिन ये वो अपने फेस पर शो नहीं होने देता है। वही अनामिका जब आदित्य की पकड़ को ढीला महसूस करती है तो वो तुरंत आदित्य की गोद से उठकर वहां रखे सोफे पर बैठ जाती है। वही आदित्य तो उसके ऐसे खुद से दूर जाने से चिढ़ा हुआ था और उसे घूरने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान अपने हाथ पर जाता है जहां अनामिका के दांतों के निशान बने हुए थे। उन्हें देखकर वो डेविल स्माइल करता है और अनामिका को देखने लगता है जो खुन्नस में उसे ही देख रही थी। वो उसे और टीज करने के लिए अपने उसी हाथ पर उसके लव बाइट को किस कर लेता है। वही ये देखकर तो अनामिका का चेहरा लाल हो जाता बा। वही आदित्य जब अनामिका पर खुद का असर होते देखता है तो खुश हो जाता है। अभी वो लोग कुछ रिएक्ट करते उससे पहले ही आदित्य का केबिन नॉक होता है, तो आदित्य अंदर आने को बोलता है तो करण और नितिन आते हैं और वो दोनों आदित्य के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। वहां बैठते ही आदित्य बोलना शुरू करता है, तुम दोनों की स्टडीज अच्छी चल रही है तो तुम दोनों कल से ही कंपनी ज्वाइन कर रहे हो। पहले 1 महीने तुम दोनों इंटर्नशिप करोगे, फिर अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो तुम दोनों को यही पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तुम्हें इंटरव्यू देने होगा, कोई फेवर नहीं मिलेगा तुम दोनों को।
वही ये सुनकर तो करण सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो दोनों भी उसके जैसे थे मस्ती वाले। वहीं नितिन और अनामिका तो एक दूसरे को ही देख रहे थे जैसे अपनी आंखों से कुछ इशारा कर रहे हो। और ये बात आदित्य और करण ने देख ली थी, इसलिए आदित्य डायरेक्टली ही पूछा लेता है, क्या तुम दोनों को कोई दिक्कत है मेरे डिसीजन से? वही अनामिका तुरंत बोल देती है, हाँ। वही आदित्य उसकी बात सुनकर उसको घूरने लगता है। वहीं नितिन बात संभालते हुए बोलता है, भाई एक्चुअली बात यह है कि आरू अपनी गेमिंग कंपनी खोलना चाहती है, इसलिए आज इसकी मीटिंग भी है। एक फ्रेंड का भाई है जो ग्राफिक डिजाइनर है और उसकी टीम है, और मैं भी आरू की हेल्प करूंगा उसके ड्रीम में। वही अनामिका और नितिन भी आदित्य को देखने लगते हैं क्योंकि दोनों के लिए आदित्य का ओपिनियन मैटर करता था, क्योंकि वो बहुत टाइम से मार्केट में है, उसे पता है आदित्य जो भी बोलेगा सही ही बोलेगा। वही आदित्य को तो अपनी वाइफ पर प्राउड फील हो रहा था क्योंकि वो खुद अपने दम पर कुछ करना चाहती थी और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी वाइफ का हर सपना पूरा करेगा। इसलिए वो कुछ सोचकर बोलता है, अगर ऐसा ही है तो मैं खुद एक गेमिंग कंपनी और टीम बनाकर तुम्हें दे सकता हूँ। वही अनामिका उसे बीच में रोकते हुए बोलती है, लेकिन मुझे मेरी टीम मेंबर मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए। वही आदित्य बोलता है, ठीक है तुम गेम बना लोगो मार्केट में भी ले आओगी, उसके बाद तुम्हें एक इन्वेस्टर चाहिए होगा जो तुम्हारी नई कंपनी में इन्वेस्ट करे और तुम्हारी टीम को पे कर सको। प्रमोशन ऑफ गेम इसमें बहुत एक्सपेंस लगता है। वही नितिन बोलता है, डोंट वरी भाई, इन्वेस्टर ढूंढने का काम मेरा है, गेम का आरू का, और हम दोनों मिलकर टीम बना ही लेंगे। वही नितिन की बात सुनकर करण उससे बोलता है, लेकिन तुम्हें कहीं और से इन्वेस्टर ढूंढना ही क्यों है? वहीं नितिन और अनामिका को उसकी बात समझ नहीं आई। ये देख करण उन्हें समझाते हर बोलता है, आदित्य तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा और यू विल शेयर प्रॉफिट विथ हिम, रुपए घर ही आएगा, क्यों थर्ड पार्टी को ऐड करना? वही ये सुन अनामिका आदित्य को देखने लगी उसके जवाब में। वही आदित्य यही तो चाहता था या यही सुनने का वेट कर रहा था। वो तुरंत तैयार हो जाता है और बोलता है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ दिस, बल्कि ये अच्छा ऑफर है। वही अनामिका उसे बीच में रोकते हुए बोलती है, आपको पहले अच्छे से सोचना चाहिए, कल ये भी हो सकता है कि गेम ना कहले तब आपके पैसे डूबेंगे। वही आदित्य उसकी बात सुनकर एक कातिलाना मुस्कान के साथ बोलता है, हम तो किसी को उसके हस्बैंड के रुपए की टेंशन हो रही है। वही अनामिका तपाक से बोलती है, जब घर के पैसे ही जाएंगे तो दुख किसको नहीं होगा। अब आदित्य सीरियस वे में बोलता है, मतलब तुम्हें खुद पर ट्रस्ट नहीं है? वही अनामिका भी आदित्य की आंखों में देखकर बोलती है, खुद पर भरोसा है इसलिए अभी तक टिकी हुई हूँ। वही अपनी वाइफ के ऐसे ही जवाब पर तो हमारे आदित्य बाबू फिदा थे, उनका तो मन कर रहा था अभी जाकर उसे किस कर ले, लेकिन जैसे तैसे खुद को संभालते हैं। फिर वो बोलता है, गुड, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें ऐसे ही सारा पैसा दे रहा हूँ, मुझे प्रॉपर प्रेजेंटेशन चाहिए विथ गुड आइडिया, तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो कैसी है डील? वही ये सुन अनामिका और नितिन वापस से आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हैं, फिर एक साथ बोलते हैं, ठीक है। तभी अनामिका के फोन पर मिस्टी का मैसेज आता है जो इन्फॉर्म करने के लिए था कि 1 घंटे बाद उसकी मीटिंग है। ये देख वो नितिन से बोलती है, अब हमें निकलना चाहिए, 1 घंटे बाद मीटिंग है। वही अनामिका ये बोलते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। वही नितिन भी जाने के लिए खड़ा होने ही वाला था कि तभी आदित्य करण और नितिन को केबिन बाहर निकालते हुए बोलता है, तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे अपनी वाइफ से बात करनी है। वही ये सुनकर तो करण और नितिन दोनों को एक टीजिंग स्माइल देकर वहां से चले जाते हैं। वही अनामिका के कान लाल हो गए थे आदित्य की बात सुनकर। वही आदित्य अपनी जगह से उठाकर अनामिका के पास आता है और उसे हक कर लेता है और बिना देर करे उसे पशंतेली किस करने लगता है। वही अनामिका जानती थी कि आदित्य के सामने उसकी बिल्कुल नहीं चलेगी, इसलिए वो जो कर रहा था वो उसे करने दे रहा था। वही एक लंबी किस के बाद आदित्य उसके लिप्स को छोड़ देता है, लेकिन अभी भी वो उसकी बाहों में थी। वही उसके नॉर्मल होने के बाद आदित्य अपने सर को उसके सर से जोड़ लेता है और सेक्सी आवाज में बोलता है, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है, कब तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी और हम अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे, बेबी गर्ल फॉल इन लव विथ मी। इसके साथ अनामिका के दिल की तो घंटियां बज रही थी, वो अभी खुद को किसी और ही दुनिया में महसूस कर रही थी। तभी आदित्य वापस से उसे टीज करने के लिए बोलता है, और अगर तुम्हें नेक्स्ट टाइम मुझे लव बीते देनी ही है तो तुम कहीं और दे सकती हो, जिससे हमारा वो मोमेंट और यादगार बन जाए और मैं सीड्यूस भी हो जाऊं।
वही वो लोग ऐसे ही थोड़ी देर खड़े रहते हैं, फिर आदित्य उससे दूर होता है और उसके बाल ठीक करते हुए बोलता है, जाओ वरना लेट हो जाएगा। वही अनामिका बस हमें अपना सर हिलाकर अपना बैग उठाकर आदित्य के केबिन से बाहर जा ही रही थी कि तभी कुछ सोचकर वो रुक जाती है और आदित्य की तरफ देखकर बोलती है, और अब आप शादीशुदा हो तो जितना हो सके लड़कियों से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोल वो तुरंत निकल जाती है। वही आदित्य के चेहरे और बड़ी मुस्कान आ जाती है और वो अपने बालों में हाथ फेरता है और खुद से बोलता है, तो बीवी पर हमारा असर हो रहा है, नॉट बैड। वही वो वापस से काम में लग जाता है। वही दूसरी तरफ ईवा के कमरे का सत्यानाश हुआ पड़ा था और ईवा बेड पर बैठी थी और बहुत गुस्से में लग रही थी। 47 विलन एक साथ बारी धमाके की। वही आदित्य अपनी जगह से उठाकर अनामिका के पास आता है और उसे हक कर लेता है और बिना देर करे उसे पशंटेली किस करने लगता है। वही अनामिका जानती थी कि आदित्य के सामने उसकी बिल्कुल नहीं चलेगी, इसलिए वो जो कर रहा था वो उसे करने दे रहा था। वही एक लंबी किस के बाद आदित्य उसके लिप्स को छोड़ देता है, लेकिन अभी भी वो उसकी बाहों में थी। वही उसके नॉर्मल होने के बाद आदित्य अपने सर को उसके सर से जोड़ लेता है और सेक्सी आवाज में बोलता है, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है, कब तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी और हम अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे, बेबी गर्ल फॉल इन लव विथ मी। इसके साथ अनामिका के दिल की तो घंटियां बज रही थी, वो अभी खुद को किसी और ही दुनिया में महसूस कर रही थी। तभी आदित्य वापस से उसे टीज करने के लिए बोलता है, और अगर तुम्हें नेक्स्ट टाइम मुझे लव बीते देनी ही है तो तुम कहीं और दे सकती हो, जिससे हमारा वो मोमेंट और यादगार बन जाए और मैं सीड्यूस भी हो जाओ। वही वो लोग ऐसे ही थोड़ी देर खड़े रहते हैं, फिर आदित्य उससे दूर होता है और उसके बाल ठीक करते हुए बोलता है, जाओ वरना लेट हो जाएगा। वही अनामिका बस हमें अपना सर हिलाकर अपना बैग उठाकर आदित्य के केबिन से बाहर जा ही रही थी कि तभी कुछ सोचकर वो रुक जाती है और आदित्य की तरफ देखकर बोलती है, और अब आप शादीशुदा हो तो जितना हो सके लड़कियों से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोल वो तुरंत निकल जाती है। वही आदित्य के चेहरे और बड़ी मुस्कान आ जाती है और वो अपने बालों में हाथ फेरता है और खुद से बोलता है, तो बीवी पर हमारा असर हो रहा है, नॉट बैड। वही वो वापस से काम में लग जाता है। वही दूसरी तरफ ईवा के कमरे का सत्यानाश हुआ पड़ा था और ईवा बेड पर बैठी थी और बहुत गुस्से में लग रही थी। अब आगे। वही दूसरी तरफ ईवा के कमरे का सत्यानाश हुआ पड़ा था और ईवा बेड पर बैठी थी और बहुत गुस्से में लग रही थी। वो तुरंत फोन उठाती है और अपनी उसकी फ्रेंड को फोन लगाती है, जिसने उससे आज आदित्य के ऑफिस में क्या हुआ था वो इन्फॉर्म किया था। उसका दिल थी थम गया था जब उसने ये सुना कि वो जिससे प्यार करती है उसने किसी और से शादी कर ली है। वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। तभी उसका फोन कनेक्ट हुआ और सामने से किसी लड़की की आवाज आई, हेलो कौन? वही ईवा बिना ज्यादा बात घुमाए सीधे पूछ लेती है, क्या आप साशा है? तो सामने साशा बोलती है, जी मैं साशा बोल रही हूँ, लेकिन आप कौन है? वही ये सुन ईवा डेविल मुस्कान के साथ बोलती है, मैंने सुना है कि तुम और तुम्हारी वो फ्रेंड नताशा अनामिका से नफरत करते हो और मैं भी यही चाहती हूँ, तो क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे हमारा काम और आसान हो जाए। वही अनामिका नाम आते ही साशा अलर्ट हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कॉल जरूर उसे फंसाने के लिए होगा, इसलिए वो बोलती है, देखिए आप जो भी हो आप गलत बोल रहे हो, हमारी लेडी बॉस तो कितनी अच्छी है, भला मुझसे उनसे क्या दिक्कत हो सकती है, देखिए आप ऐसी फालतू बात करना बंद करें, मैं कॉल कट कर रही हूँ। वही ईवा ये सुनकर चुड़ैल की तरह हंसने लगती है जैसे कोई पागल हो। फिर वो शांति से बोलती है, ये गलती मत करना, मुझे पता है तुम ही अपनी दोस्त को आदित्य की तरफ पुश कर रही हो और इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या मुझे सब पता है और मेरे पास सारे सबूत भी है, तो मुझसे ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, अपने पार्टनर से बोल दो। ईवा शाह फेमस डिजाइनर उससे मिलने चाहती है और हाँ उससे बोलना, उसके पास मुझे मना करने का कोई रीजन नहीं है क्योंकि सबूत मेरे पास है। इसके साथ ईवा कॉल कट कर देती है। फिर अपना फोन बेड में फेंकने के बाद अपनी दोनों बाहें फैलाने के लेट जाती है और बोलती है, अनामिका अगर तुम्हें बर्बाद करने के लिए अब मुझे खुद को ही बर्बाद क्यों ना करना पड़े, मैं तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मैं अपने आदि के साथ खुश नहीं रहने दूंगी। वही इस वक्त वो किसी सैयकों से कम नहीं लग रही। वही साशा की तो डर सा हालत खराब थी क्योंकि उसने ये काम बहुत सावधानी से किया था, फिर वो कैसे पकड़ी गई अब उसे कोई नहीं बचा सकता है। इस वक्त वो अपनी चेयर पर अपना सर पकड़कर बैठ जाती है।
तभी उससे विक्रांत का ख्याल आता है। वो सोचती है, हाँ, इन सब से मुझे विक्रांत ही बचा सकता है। वो तुरंत विक्रांत को कॉल लगा देती है। वही विक्रांत अपनी स्टडी रूम में लैपटॉप में जितेंद्र से बात कर रहा था और जितेंद्र का चेहरा गुस्से में लग रहा था। वो चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता, तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। वही उसकी बात सुनकर विक्रांत रखटैडी मुस्कान के साथ बोलता है, लगता है आप खुद को बहुत बड़ा माहिर समझते हैं, तभी तो इतना बड़ा गेम खेला लेकिन बेटे को जड़ सिक्योरिटी नहीं दे पाए, इसलिए आज आपका बेटा नर्क में है। वही उसकी बात सुनकर जितेंद्र जी गुस्से में बोलते हैं, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हारी गर्दन और मेरी तलवार होगी, वही आकर तुम्हें मारूंगा। वही विक्रांत उसकी बात सुनकर टेडी मुस्कान के साथ बोलता है, अभी तो एक ही झटका दिया है और भी झटके हैं आपके लिए मेरे पास। वही जितेंद्र जी को समझ नहीं आ रहा था ये इंसान उनकी इतनी मदद किस खुशी में कर रहा है और इसका इरादा क्या है। लेकिन अभी वो ये बात साइड में रखकर विक्रांत से पूछते हैं, क्या बताना है और तुम्हें। वही ये सुनकर विक्रांत शांति से बोलता है, अनामिका ने बिजनेसमैन आदित्य सिन्हा से शादी कर ली है, नाम तो अपने उसका सुना ही होगा, आए दिन न्यूज में आता रहता है। वही ये सुनकर जितेंद्र जी का सर ही चकराने लगता है, उन्हें सब अपने हाथ में निकलते हुए नजर आ रहा था। वो गुस्से में चिल्लाकर बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा सब कुछ बर्बाद नहीं हो सकता है। वही उन्हें ऐसे टेम्पर लूज करते देख विक्रांत शांति से बोलता है, अभी भी कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम साथ में मिलकर उन दो का सब छीन भी सकते हैं और अपना अपना बदला भी ले सकते हैं। वही उसकी बात सुनकर जितेंद्र जी अपनी ही गहरी सोच में चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो थोड़े शक में विक्रांत से पूछते हैं, और तुम्हें क्या मिलेगा मेरी मदद करके। कोई किसी की ऐसे ही मदद तो बिल्कुल नहीं करता है, तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें। अगर मुझे कंडीशन सही लगी तो अब बात आगे तभी बढ़ेगी। वही विक्रांत भी अब सीरियस हो जाता है और बोलता है, मुझे बस आदित्य सिन्हा को बर्बाद करना है, उसका सब कुछ अपने नाम करना है। हर बार वो मुझे और मेरी कंपनी को हरा देता है और हर प्रोजेक्ट खुद ले जाता है। मैं तो बहुत टाइम से कुकअप करना चाहता था, लेकिन मौका अब मिला है। तुम्हें अनामिका चाहिए और उसकी प्रॉपर्टी, और मुझे आदित्य सिन्हा की मौत और उसकी प्रॉपर्टी, तो बोलो तुम्हें डील मंजूर है। वही जितेंद्र जी खुद देर सोचते हैं, फिर पूछ ही लेते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे और मेरे प्लान और अनामिका के बारे में कैसे पता है, क्योंकि ये बात तो बस गिने चुने लोगों को ही पता थी। वही उनकी बात सुनकर विक्रांत एक मक्कारी भरी मुस्कान के साथ बोलता है, आपका प्लान तो अच्छा था, लेकिन अपने गलत लोगों से उम्मीद लगाई हुई थी। वो मायरा सीरियस, आप उस पर भरोसा भी कैसे कर सकते हैं। अरे मैंने उसे कुछ ड्रिंक क्या पिलाई थी, उसने तो बकरी की तरफ मिमियाते हुए सारा सच खुद ही बक दिया था। उस वक्त अनामिका मेरे किसी काम की नहीं थी, लेकिन अब जरूर है। वही जितेंद्र जी कुछ सोचकर विक्रांत से बोलते हैं, तो फिर प्लान क्या है, कहाँ से शुरू करना है। वही विक्रांत बोलता है, बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा, तब तक आप रेस्ट करिए क्योंकि अब जंग की शुरुआत होने वाली है। ये बोल वो कॉल कट कर देता है तो उसके वॉलपेपर पर अनामिका की फोटो दिखने लगती है। उसे फोटो पर हाथ फेरते हुए बोलता है, तुम्हें उस आदित्य से दूर करने के, तुम्हें मैं अपनी कैद में बंद कर लूंगा। बेबी डॉल, तुम्हें देखने का, तुझे छूने का, तुम्हें प्यार करने का हक सिर्फ मेरा होगा, और उस आदित्य के पास जाने के लिए तुम अपनी पनिशमेंट के लिए भी तैयार रहना, स्वीट हॉट। ये बोल वो अनामिका की फोटो को किस करने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजने लगता है, जिसे सुनकर ही उसका मूड खराब हो जाता है। देखता तो साशा उसे कॉल कर रही थी। वो शांत हो जाता है क्योंकि वो सब बर्बाद नहीं करना चाहता था। अभी उसे अपने प्लान के लिए साशा जी जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए वो बिना मन के ही अनामिका की फोटो को देखते हुए ही कॉल रिसीव करके बोलता है, बेबी सब ठीक है ना, तुमने मुझे ऑफिस टाइम पर कॉल किया, इस एवरीथिंग ओके। तभी उसके कान में दूसरी साइड से साशा की घबराए हुई आवाज पड़ती है, जो बोल रही थी, विकी सब बर्बाद हो गया, मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। वो पागल औरत कहीं हमारी सारी इंफॉर्मेशन बाहर ना निकाल दे, प्लीज विकी, मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ, मेरी मदद करो। वही उसकी ऐसी बातें सुनकर तो विक्रांत का दिमाग ही खराब हो जाता है। अब क्या कर दिया इस लड़की ने, कहीं पकड़ी तो नहीं गई ये, और मेरी पोल तो नहीं खोल दी। लेकिन वो खुद को संभाल कर पूछता है, लेकिन बेबी हुआ क्या है, अगर तुम मुझे पूरी बात ही नहीं बताओगी तो मैं सब संभालूंगा कैसे, और पहले खुद को रिलैक्स करो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। वही साशा जैसे तैसे करके खुद बोल संभालती है और सारी बातें विक्रांत को बता देती है जो उसके और ईवा के बीच हुई थी। वही विक्रांत की आंखों में तो एक अलग सी ही चमक दिख रही थी।
वो साशा को रिलैक्स करते हुए बोलता है, बेबी रिलैक्स, ये तो हमारे लिए ही अच्छा है, मौका खुद हमारे पास चलकर आया है। जहां तक मुझे लगता है ईवा को भी आदित्य ही चाहिए, तो हम उसकी मदद करके अनामिका को वहां से हटाकर उसे फिट कर देंगे। हमें दोबारा कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, और अगर फ्यूचर में हम कभी पके भी जाते हैं तो सारा इल्जाम हम उस ईवा और ही डाल देंगे। सो सिंपल, एक काम करो, तुम जिस नंबर से कॉल आया था एओ मुझे सेंड करो, मैं उससे बात करूंगा, और अगर तुम्हारे पास उसका कॉल आए तो उससे सीधे मुझे बात करने को बोलना। वही विक्रांत की बात सुनकर साशा थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलती है, लेकिन विक्रांत फिर नताशा, हम उसके साथ गलत नहीं कर रहे हैं, वो मेरी फ्रेंड है, मैं उसे कैसे धोखा दे सकती हूँ, क्यों ना हम नताशा को ही आदित्य के क्लोज करने की कोशिश करते हैं। वही अब विक्रांत को गुस्सा आ रहा था साशा की बातों से, इसलिए वो चिढ़ते हुए बोलता है, साशा यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, नताशा के पास हमारे खिलाफ सबूत नहीं है, ना ही वो हमें ब्लैकमेल कर रही है, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसके साथ ही वो कॉल कट कर देता है। लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। वही अनामिका और नितिन एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे, और उनके सामने मिस्टी, औश और औश की फ्रेंड सानवी बैठे हुए थे और कुछ चीजों पर बात कर रहे थे। वही अरुषा अपनी बात अनामिका के सामने रखने हुए बोलता है, दी ठीक है, लेकिन हम शुरू कहाँ से करें, हमारे पास तो कोई आइडिया ही नहीं है, और गेम भी बहुत टाइप के होते हैं, हम किस पर काम करने वाले हैं, उसके लिए हमें प्रॉपर सिस्टम चाहिए होगा, एक टीम, और सबसे बड़ी बात हमारा प्रोडक्ट, उसके बारे में हमने तो कुछ सोचा ही नहीं है। वही ये सुनकर अनामिका अपने बैग में से लैपटॉप निकालती है और उसे ओपन करके एक गेम की डिटेल्स बताने लगती है। उसने उसका के ड्राफ्ट भी तैयार किया था, वो उसे भी दिखाने लगती है। अर्श और सानवी तो अनामिका के आइडिया से इम्प्रेस ही हो गए थे। वही अर्श खुश होते हुए बोलता है, दी दिस गेम इज गोइंग टू रूइन था वर्ल्ड, ये कितना अच्छा है, और अभी तो अपने उसमें इफेक्ट्स एनिमेशन कुछ ऐड भी नहीं किया है। वही सानवी भी बोलती है, हाँ दी, आपका आइडिया और कॉन्सेप्ट काफी अलग है और एंटरटेनिंग है, प्लेयर्स बोर नहीं होंगे, आई एम विथ यू, तो बताइए कहाँ से शुरू करना है। वही सुनकर अनामिका कुछ सोचते हुए बोलती है, पहले हमें एक जगह चाहिए जहां हम अपना काम स्टार्ट कर सके, उसके बाद उसे एम्प्लॉय। वही ये सुनकर सानवी अनामिका को रोकते हुए बोलती है, दी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं एंड दे लव गेमिंग, सो आप एक बार उनसे मिल लो। तो अनामिका बोलती है, ठीक है, ये तो सॉर्टेड है, अब जगह। वही ये सुनकर नितिन बोलता है, जगह का तू मुझ पर छोड़ दे, मेरा एक फ्रेंड है प्रॉपर्टी ब्रोकर, तो ये काम हो जाएगा। वही मिस्टी बोलती है, थे इट्स गुड, में फाइनेंस देख लूंगी। वही सभी थोड़ी देर आगे की प्लानिंग करते हैं, फिर वहां सब निकल जाते हैं। वही अनामिका और नितिन जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो उन्हें वहां आदित्य की कार पार्क दिखाई देती है, जिसे देख नितिन अनामिका की तरफ देखते हुए बोलता है, भाई यहाँ आने वाले थे, उन्होंने तुझे बताया था क्या? वही ये सुन अनामिका अपने कंधे उचक देती है, जैसे कह रही, मुझे क्या पता। वही नितिन वापस से अनामिका से पूछता है, तो क्या भाई की यहाँ कोई मीटिंग है जिसलिए ये यहाँ आए हैं? वही अब अनामिका नितिन के सवालों से हद से ज्यादा चिढ़ गई थी। वो गुस्से में बोलती है, भाई स्टॉप इरिटेटिंग मी, मैं कोई उनकी असिस्टेंट नहीं हूँ, जो मुझे पता होगा वो कहाँ आते हैं और कहाँ जाते हैं, इससे अच्छा आप करण भाई को कॉल करके पूछ लो या कार के पास जाकर ड्राइव से। वही नितिन समझ जाता है कि अनामिका अब बहुत गुस्से में, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है और वो दोनों कार के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तभी कार से ड्राइवर बाहर निकलता है और कार की बैक सीट का गेट ओपन करता है। 48 एपिसोड 48। वही ये सुनकर अनामिका अपने बैग में से लैपटॉप निकालती है और उसे ओपन करके एक गेम की डिटेल्स बताने लगती है। उसने उसका के ड्राफ्ट भी तैयार किया था, वो उसे भी दिखाने लगती है। अर्श और सानवी तो अनामिका के आइडिया से इम्प्रेस ही हो गए थे। वही अर्श खुश होते हुए बोलता है, दी दिस गेम इज गोइंग टू रूइन था वर्ल्ड, ये कितना अच्छा है, और अभी तो अपने उसमें इफेक्ट्स एनिमेशन कुछ ऐड भी नहीं किया है। वही सानवी भी बोलती है, हाँ दी, आपका आइडिया और कॉन्सेप्ट काफी अलग है और एंटरटेनिंग है, प्लेयर्स बोर नहीं होंगे, आई एम विथ यू, तो बताइए कहाँ से शुरू करना है। वही सुनकर अनामिका कुछ सोचते हुए बोलती है, पहले हमें एक जगह चाहिए जहां हम अपना काम स्टार्ट कर सके, उसके बाद उसे एम्प्लॉय। वही ये सुनकर सानवी अनामिका को रोकते हुए बोलती है, दी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं एंड दे लव गेमिंग, सो आप एक बार उनसे मिल लो। तो अनामिका बोलती है, ठीक है, ये तो सॉर्टेड है, अब जगह। वही ये सुनकर नितिन बोलता है, जगह का तू मुझ पर छोड़ दे, मेरा एक फ्रेंड है प्रॉपर्टी ब्रोकर, तो ये काम हो जाएगा।
वही मिष्टी बोलती है थे इट्स गुड में फाइनेंस देख लूंगी। वही सभी थोड़ी देर आगे की प्लानिंग करते हैं, फिर वहां सब निकल जाते हैं। वही अनामिका और नितिन जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो उन्हें वहां आदित्य की कार पार्क दिखाई देती है, जिसे देख नितिन अनामिका की तरफ देखते हुए बोलता है भाई यहाँ आने वाले थे, उन्होंने तुझे बताया था क्या? वही ये सुन अनामिका अपने कंधे उचक देती है जैसे कह रही मुझे क्या पता। वही नितिन वापस से अनामिका से पूछता है तो क्या भाई की यहाँ कोई मीटिंग है जिसलिए ये यहाँ आए हैं? वही अब अनामिका नितिन के सवालों से हद से ज्यादा चिढ़ गई थी। वो गुस्से में बोलती है भाई स्टॉप इरिटेटिंग मी, मैं कोई उनकी असिस्टेंट नहीं हूँ जो मुझे पता होगा वो कहाँ आते हैं और कहाँ जाते हैं। इससे अच्छा आप करण भाई को कॉल करके पूछ लो या कार के पास जाकर ड्राइव से। वही नितिन समझ जाता है कि अनामिका अब बहुत गुस्से में, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है और वो दोनों कार के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तभी कार से ड्राइवर बाहर निकलता है और कार की बैक सीट का गेट ओपन करता है। अब आगे ड्राइवर कार की बैक सीट का गेट खोलता है और अनामिका की तरफ रेस्पेक्ट से बोलता है मैडम सर आपका वेट कर रहे हैं। वही ये सुनकर अनामिका हैरानी से नितिन को देखती है तो वो अपने कंधे उचकाकर आगे का गेट खोलकर बैठ जाता है। वही अनामिका ये देखकर उसे एक लुक देती है, फिर बैक सीट पर बैठ जाती है। वही अनामिका बैठते ही ड्राइवर गेट बंद करके वापस से कार में बैठ जाता है। वही अनामिका के कार में बैठे ही आदित्य उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। वही अनामिका तो हैरान हो जाती है क्योंकि ये सब बहुत जल्दी हुआ था, उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन वो होश में बाद में आती है, तब उसे याद आता है कि वो कार में है जिसमें नितिन और ड्राइवर दोनों का ये ख्याल आते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो धीरे से आदित्य से बोलती है आदि हम कार में नितिन और ड्राइवर हमें देख रहे होंगे, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए। वही आदित्य ने तो जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं है। वो अनामिका की गार्डेन पर किस करते हुए बोलता है बीवी तुम कभी मेरी बाहों से आजाद नहीं हो पाओगी, सो जस्ट रिलैक्स और एक बार अपना सर उठाकर सामने तो देखो। वही अनामिका को समझ नहीं आया कि आदित्य ने लास्ट लाइन क्यों बोली, इसलिए वो सामने देखती है तो कार में ऑलरेडी पार्टीशन लगा हुआ था। ये देखकर उसकी जान में जान आती है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है और उसकी जान हलक में आ गई थी क्योंकि आदित्य के हाथ उसे अपनी बॉडी पर महसूस हो रहे थे। उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन ये कैसा एहसास था उसे नहीं पता था क्योंकि ये सब उसके लिए नया था। वो आदित्य को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। वो हकलाते हुए बोलती है आदि प्लीज मुझे अजीब लग रहा है। वही ये सुनकर आदित्य अपने हाथ को छुड़ा लेता है और अनामिका को सीट पर ही लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वो उसके लिप्स को देखते हुए बोलता है बीवी जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय। शुरुआत में तुझे अजीब लग सकता है लेकिन बाद में तुम मुझसे ज्यादा एंजॉय करोगी, ट्रस्ट मी। ये बोल वो अनामिका को किस करने लगता है। वही अनामिका खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी बहक रही थी। अभी वो दोनों आगे बढ़ते उससे पहले ही कार रुक जाती है। तभी उन दोनों के कान में नितिन की आवाज पड़ती जो बोल रहा था भाई हम घर पहुंच गए हैं, आप अपना काम आगे आपके रूम में कंटिन्यू कर सकते हो। वही अनामिका को बहुत शर्म आ रही थी नितिन की बात सुनकर। वही आदित्य अपना चेहरा अनामिका की गार्डेन में छुपा लेता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और बात अनामिका ने भी महसूस कर ली थी, इसलिए वो शांत ही रहना सही समझती है। वही थोड़ी देर बाद आदित्य अनामिका के ऊपर से उठता है और उसके कपड़े सही करता है। फिर उसके फोरहेड कर किस करता है और बोलता है अभी तो तुम भाग गई बीवी, लेकिन रात में क्या करोगी? ये बोल आदित्य विंक कर देता है। वही अनामिका को तो अपना चेहरा कहीं छुपाने का मन कर रहा था और वो आदित्य को ही मन गालियां दे रही थी, लेकिन फिर वो भी बाहर निकलती है और आदित्य के साथ अंदर बढ़ जाती है। वही आदित्य ने उसके हाथ को थामा हुआ था। वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं तो उन्हें गेट पर ही नितिन खड़ा हुआ दिखाई देता है जैसे वो कोई स्टैच्यू हो। वही अनामिका उसके पास पहुंचकर उसके कंधे पर मारते हुए बोलती है क्या बात है भाई, आप तो यहाँ ऐसे खड़े हो जैसे अपने किसी भूत को देख लिया है। वही नितिन घूर कर अनामिका को देखता है और धीरे से उसके कान में बोलता है हाँ भूत ही तो है, लेकिन यहाँ तेरे लिए आए हैं, सामने देख। वही ये सुन जैसे ही अनामिका सामने देखती है तो अभी तक उसके चेहरे पर मुस्कान थी वो गायब हो गई थी और उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया था। वही आदित्य भी अपने सामने हॉल में बैठे लोगों को ही देख रहा था।
क्योंकि सामने कोई और नहीं सहगल परिवार बैठा हुआ था और शायद वो अनामिका के आने का ही वेट कर रहे थे। और वही नरेश जी और कांति दादी शांत थे, लेकिन स्वाति जी के चेहरे पर चिढ़ साफ देखी जा सकती थी। वही वो नहीं चाहती थी कि दक्ष पर इन सब का कोई असर हो, इसलिए उसे टॉय हाउस में 2 मेड के साथ छोड़ दिया था। वही सबसे पहले मानस होश में आता है और आज उसने सोच लिया था कि वो अपनी बहन को मिलकर ही जाएगा, इसलिए वो उसके सामने खड़ा हो जाता है, एयर देखने लगता है। वही अनामिका भी बिना किसी इमोशन के देख रही थी। वही मानस से रहा नहीं जाता है तो वो तुरंत आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है। आज जाकर उसके दिल को सुकून मिला था। वो उसे गले लगाए हुए ही भरे हुए गले के साथ बोलता है, माफ कर दे बच्चा, तुझे हमने बहुत तकलीफ दी है ना, तू चिंता मत कर, मैं माफी के लिए तुझे फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। लेकिन अपने भाई से नफरत मत करना वरना मुझे अपनी जिंदगी बोझ से कम नहीं लगेगी। वही तभी मानस को झटका लगता है क्योंकि अनामिका ने भी अपने हाथ उसकी पीठ पर रखे थे। उसकी बहन ने उसे गले लगाया था। ये महसूस करके उसे दिल में उम्मीद जागती है अपनी बहन को वापस पाने की। वही अनामिका शांति से बोलती है, मुझे पता है आपने मेरे लिए क्या क्या किया है। भले ही आप मुझसे दूर थे लेकिन आपके गार्ड हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते थे और वैसे भी इन सब के आपकी कोई गलती नहीं थी। वही मानस के दिल में खुशी की लहर उमड़ पड़ती है। उसकी बहन उससे नफरत नहीं करती है। वही तभी कार्तिक उन दोनों को गले लगा लेता और बोलता है, मैं भी हमारा बड़ा भाई हूँ गुड़िया, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती हो। मैं कब से वेट कर रहा था कि तुम भाई को छोड़कर मुझे भी गले लगाओगी, लेकिन नहीं। तभी समर और सितारा भी आ जाते हैं और एक साथ बोलते हैं, हम दोनों भी हैं, हमने भी हमारी बहन से मिलना है, आप तीनों ने हमें टीम से क्यों निकल दिया। वही ये बोलकर वो दोनों भी उन्हें गले लगा लेते। लेकिन इन सब में अनामिका अभी भी एक्सप्रेशन लेस थी, पता नहीं क्या चल रहा था उसके दिमाग में। वही हमारे आदित्य बाबू को इन सब से बहुत जलन हो रही थी, इसलिए वो खुद आगे जाता है और अनामिका का हाथ पकड़कर खींच लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है। वही वो चारों तो हैरान हो जाते हैं अभी अभी हुआ क्या है, लेकिन तभी उनका ध्यान आदित्य पर जाता है जो गुस्से में उन्हें देख रहा था। वही मानस को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो इतने सालों बाद उसकी बहन ने उसे गले लगाया था और अब इस इंसान ने वापस से उसकी बहन को उससे छीन लिया। वही वो गुस्से में अपने दांत किटकिटाते हुए बोलता है, मिस्टर सिन्हा ये क्या तरीका है हमारी बहन को हमसे दूर करने को। गुड़िया हमारी बहन है, हमारा पूरा हक है उनसे मिलने का, तुम्हें ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। वही कार्तिक भी मुंह बनाते हुए बोलता है, जीजू ये अपने सही नहीं किया, कम से कम आपको अपने सालों और सलियों से अच्छे से बर्ताव करना चाहिए वरना मैं आपकी शिकायत अपनी बहन से करूंगा। वही आदित्य ने तो कार्तिक की बातों को जैसे कॉम्प्लीटली इग्नोर ही कर दिया था। वो अपना एक एक शाप चबाते हुए बोलता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मेरी पत्नी के करीब आए, इसलिए जो भी बात करनी है दूर रहकर ही बात करो। वही मानस अभी आदित्य से बहस करना चाहता था, लेकिन तभी नरेश जी बोलते हैं, आदित्य हम ये बातें और नहीं खींचने चाहते हैं, बात बहुत आगे बढ़ रही है, अब हमें इसका समाधान निकालना ही होगा। वैसे भी इंसान में सबसे ज्यादा किसी ने भुगता है तो वो आरू है, इसलिए तुम भी बैठ जाओ। वही आदित्य अनामिका को लेकर वही बैठ जाता है और उसके साथ साथ नितिन, मानस, कार्तिक, समर और सितारा भी आकर सबके साथ बैठ जाते हैं। वही बात को शुरू करने के लिए नरेश जी सहगल परिवार से पूछ ही लेते हैं, अब तो आरू भी आ गई है तो आप लोग क्यों नहीं बता देते हैं आपके यहाँ आने का मकसद, क्योंकि इन सब से सबसे ज्यादा हमारी बच्ची परेशान हो रही है और हम अब इस बात को खत्म करना चाहते हैं। वही उनकी बात सुनकर वहां व्हीलचेयर पर बैठी आराध्या जी हिम्मत करके बोलती है, देखिए भाई साहब हम आपके अपमान नहीं कर रहे हैं, बस हमें चाहते हैं कि आप अनामिका को हमें वापस दे दे और अनामिका का डाइवोर्स आपके बेटे से करा दे, क्योंकि उनके ऊपर पूरी एक रियासत की जिम्मेदारी है और अनामिका की किस्मत पहले से ही लिखी जा गई है, उन्हें राजस्थान के हुक्मसा के परिवार में शादी करनी होगी। वहीं सुरेश जी को छोड़कर हर कोई वहां हैरान था। उन्हें तो लगा था कि आराध्य जी अनामिका से मिलने के लिए यहां आने के लिए जल्दी कर रही थी, लेकिन उनकी बात सुनकर वहां बैठा हर इंसान हैरान था। वही उनकी बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर भयानक मुस्कान आ जाती है, जो किसी की जान लेने की इंटेंसिया नजर आ रहे थे। वही वो खतरनाक तरीके से बोलता है, मिसेस सहगल आपको मेरी बीवी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ये उसकी लाइफ है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी फिक्र आपको करने की नहीं है, उसके लिए मैं अभी जिंदा हूँ।
वही सबको आदित्य की बात में एक वार्निंग नजर आ रही थी। सुरेश जी कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि कोई उनकी जान से ज्यादा वाइफ से ऐसा कैसे बात कर सकते थे, इसलिए वो थोड़ी कड़क आवाज में बोलते हैं, आदित्य हम यहाँ अपनी बेटी से बात करने आए और आगे क्या करना है क्या नहीं इसका फैसला करने का हमें पूरा हक है और उनकी जिम्मेदारी से वो भाग नहीं सकती है। वही उनकी बात सुनकर अनामिका अचानक से हंसने लगती है। वही उसके ऐसा करने से सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वही थोड़ी देर बाद अनामिका खुद को संभाल कर बोलती है, मिस्टर सिन्हा आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं, लगता है आप सच भूल गए हैं। भले ही यहाँ बैठा कोई भी ये बात नहीं जानता है, आपको नहीं लगता है आपकी पत्नी को सच पता होना चाहिए। वही आराध्य की को बहुत गुस्से बोलती है, हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे पति की बेइज्जती करे, हम हर बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही अनामिका उन्हें टॉन्ट करते हुए बोलती है, आप सपने बहुत देखती है लेकिन एक बात आपका कोई हक नहीं है मुझ पर, और बोल भी कौन रहा है, आप खुद अच्छी जिंदगी जीने के लिए ये सब छोड़कर भाग गई और अब मेरी जिंदगी बर्बाद करने लिए ये सारा आप मेरे सर डाल रही है। लेकिन एक बार आप अपने पति से क्यों नहीं पूछ लेती है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, पूछिए उनसे। वही अनामिका की बात से अब सबका ध्यान उन ओर चला जाता है जिसके चेहरे और अलग ही टेंशन दिख रही थी। वो हैरान होकर अनामिका को ही देख रहे थे, सच जानने के लिए क्या उन्होंने जो अभी सुना को सच है, क्या अनामिका उनका इतना बड़ा सच जानती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। वही उनके एक्सप्रेशन देख अनामिका एक मुस्कान के साथ बोलती है, मुझे लगा नहीं था इतनी बड़ी बात आपने अभी तक अपनी पत्नी को नहीं बताई है, ये तो गलत बात है। 49 एपिसोड 49। वही थोड़ी देर बाद अनामिका खुद को संभाल कर बोलती है, मिस्टर सिन्हा आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं, लगता है आप सच भूल गए हैं। भले ही यहाँ बैठा कोई भी ये बात नहीं जानता है, आपको नहीं लगता है आपकी पत्नी को सच पता होना चाहिए। वही आराध्य की को बहुत गुस्से बोलती है, हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे पति की बेइज्जती करे, हम हर बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही अनामिका उन्हें टॉन्ट करते हुए बोलती है, आप सपने बहुत देखती है लेकिन एक बात आपका कोई हक नहीं है मुझ पर, और बोल भी कौन रहा है, आप खुद अच्छी जिंदगी जीने के लिए ये सब छोड़कर भाग गई और अब मेरी जिंदगी बर्बाद करने लिए ये सारा आप मेरे सर डाल रही है। लेकिन एक बार आप अपने पति से क्यों नहीं पूछ लेती है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, पूछिए उनसे। वही अनामिका की बात से अब सबका ध्यान उन ओर चला जाता है जिसके चेहरे और अलग ही टेंशन दिख रही थी। वो हैरान होकर अनामिका को ही देख रहे थे, सच जानने के लिए क्या उन्होंने जो अभी सुना को सच है, क्या अनामिका उनका इतना बड़ा सच जानती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। वही उनके एक्सप्रेशन देख अनामिका एक मुस्कान के साथ बोलती है, मुझे लगा नहीं था इतनी बड़ी बात आपने अभी तक अपनी पत्नी को नहीं बताई है, ये तो गलत बात है। अब आगे। वही सुरेश जी का तो चेहरा ही पीला पड़ जाता है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या अनामिका वही सच जानती है तो उन्होंने सबसे छुपाया है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। वो अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं और थोड़ी स्ट्रिक्ट टोन में बोलते हैं, गुड़िया आप कहना क्या चाहती हैं, हम भला क्या छुपाएंगे, और आप ये बार बार बातों को घुमाना बंद करिए, आपकी जगह यहाँ नहीं है और ना ही आपका यहाँ कुछ हो सकता है, हम आपको सही जगह ले जाने आए हैं। लेकिन तभी अनामिका उन्हें बीच में रोकते हुए बोलती है, और किस हक से। वही चारों तरफ शांति फैल जाती है। अनामिका की बात सबको समझ नहीं आती है। वही सुरेश जी को डर लग रहा जैसे कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन वो ये बात अपने चेहरे पर नहीं आने देते हैं और वो खुद को संभालते हुए बोलते हैं, गुड़िया ये क्या तरीका है अपने पिता से बात करने का, और आप एक बाप बेटी के रिश्ते पर सवाल कैसे उठा सकती है। लेकिन तभी अनामिका उन्हें रोकते हुए बोलती है, मिस्टर सुरेश सहगल मैं सच जानती हूं तो आपको अब ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उनके आसपास घूमते हुए बोलती है, आपको पता है पहले मुझे बुरा लगता था जब मैं देखती थी कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मैं कोशिश भी करती थी लेकिन नहीं हो पाया, मैं इन सब के लिए खुद को ब्लेम करने लगी थी। तभी ये बोल वो रुक जाती है और सुरेश जी को देखती है जिनके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। वही अनामिका को उनका ऐसा रिएक्शन देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। आज वो अनामिका का बदला लेने वाली थी, उसकी जिंदगी की बर्बादी के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो इनका ही था। वही अनामिका अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है, आप सबको एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है और ये झूठ किसी और ने नहीं आपके पूज्य मिस्टर सुरेश सहगल ने किया है। वही दादा दादी को कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था और आराध्या जी को पता नहीं क्यों लेकिन एक डर सताने लगा था जैसे कुछ होने वाला है।
वही दादी से रहा नहीं जाता है तो वो पूछ ही लेते हैं, गुड़िया तुम कहना क्या चाहती हो। वही अनामिका बिना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट किए हुए ही बोलती है, यही कि मैं मिस्टर सुरेश सहगल और आराध्या सहगल की बेटी नहीं हूँ। वही ये बात सुनकर तो वहां खड़े हर इंसान की आंखें बड़ी हो जाती है। वही ये सुनते ही मानस सबसे पहले रिएक्ट करता है और तुरंत अनामिका की बाहों को पकड़ लेता है और अपनी लो वॉइस में बोलता है, गुड़िया तू मजाक कर रही है ना। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तू तो मेरी बहन है, देख ऐसा मजाक मत कर। फिर मानस अनामिका का हाथ पकड़ और अपने दिल पर रख देते हैं और बोलते हैं, सुन देख मेरी धड़कन, तेरी बात सुनकर मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। वही अनामिका की आंखों मानस की ये हालात देखकर नम थी, लेकिन वो जानती थी अभी उसका खुद को संभालना ज्यादा जरूरी है। वो जो कर रही वो करना जरूरी था। वो खुद को शांत करके बोलती है, भाई मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच क्या है ये तो मिस्टर सहगल ही आपको बता सकते हैं। इन्होंने ही तो जब हॉस्पिटल में मुझे लावारिस देखा तो खुद का नाम दे दिया, लेकिन दिल से नहीं अपना पाए और आज सिर्फ इनके स्वार्थ की वजह से मेरे साथ ये सब हुआ है। अरे प्यार नहीं दे सकते थे तो छोड़ देते मुझे, इनकी वजह से मुझे इतना सहना तो नहीं पड़ता। ये बोल अनामिका का गाला भर गया था। तभी आदित्य अनामिका को गले लगा लेता है। वो देख सकता था कि अनामिका बहुत इमोशनल हो रही है और अभी उसे संभालना ज्यादा जरूरी था। वही पूरा सहगल परिवार तो हैरान था ये सच जानकर, अभी भी उनका रिश्ता अनामिका से खत्म नहीं हुआ था। वो उनकी गुड़िया थी और हमेशा रहेगी, लेकिन उनके कर्मों की सजा बेचारी बच्ची ने भुगती है। वही दादी तुरंत सुरेश जी के पास जाती है और उनसे गुस्से में पूछती है, सुरेश सच क्या है, क्या गुड़िया ठीक कह रही है, अब आप शांत नहीं रह सकते हैं, हमें सच जानना है। वही सुरेश जी तो क्या ही बोलते, वो सच जिन्हें वो इतने साल से दिल में दबाए हुए बैठे थे वो आज बाहर आ ही गया था। वो हिम्मत करके बोलते हैं, हाँ ये सच है। अभी उन्होंने इतना बोला ही था कि तभी उसके गाल पर थप्पड़ पड़ता है। वही किसी को ज्यादा शौक नहीं लगता है क्योंकि उनकी गलती थी इतनी बड़ी। वही के थप्पड़ दादी ने मारा था, वो बहुत गुस्से में लग रही थी। वो उनका कॉलर पकड़ते हुए बोलती है, आप होते कौन है ये सब करने वाले, अपने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी, क्या मिल गया ये सब करके आपको। अरे अगर अपने उन्हें अपना नाम दिया था तो उनका आपके प्यार पर भी उतना ही हक है, लेकिन अपने बस उनका इस्तेमाल किया बस। वही इसके साथ वो उन्हें छोड़ देती है और वही रखे सोफे पर अपना सर पकड़ बैठ जाती है। वही सुरेश जी जानते थे गलती उनकी थी, लेकिन उनकी मजबूरी की वजह से ही ये करना ही पड़ा। तभी दादी जी गुस्से में सुरेश से पूछते हैं, अब तुम शांत क्यों है, बोलते क्यों नहीं, बोलो क्यों किया तुमने ऐसा। वही सुरेश जी नम आंखों के साथ भरे गले से बोलते हैं, उस वक्त पापा ये करना जरूरी था। जब मैं आराध्या को हॉस्पिटल में लेकर गया तब उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था हम किसी एक को ही बचा सकते हैं और उस वक्त मैंने आराध्या को बचाने को बोल दिया और हुआ भी यही। जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने बताया कि वो आराध्या और उनकी बेटी दोनों को नहीं बचा पाए। मैं तो टूट ही गया था पापा, मेरे अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। तभी पापा मुझे आराध्या के पापा रणजीत सिंह सूर्यवंशी का फोन आया। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने फोन उठाया तो हुकुम सा ने मुझे बताया कि अब आराध्या जब अपनी गद्दी नहीं संभालना चाहती है और जब उसने उसे त्याग दिया है तो पांचों ने ये फैसला किया है कि अगली हुकुमरानी आराध्या की पहली बेटी होगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सब वो गद्दी के लिए नया उत्तराधिकारी ढूंढेंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आया पापा मैं क्या करूं। मैं उनसे बोलना चाहता था कि अब मेरी पत्नी और बेटी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब कुछ हमारा वो अनदेखा दुश्मन सब अपने कंट्रोल में कर लेगा। और मुझे उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया, एक तरफ मैंने अपना परिवार खो दिया और दूसरी तरफ वो सियासत जो आराध्या के लिए सब कुछ थी, जिसके लिए उसने बहुत कुछ किया। तभी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मैंने अपनी पत्नी को तो खो दिया, लेकिन उसकी सियासत को सिर्फ उसके नाम से जाना जाएगा और उस पर किसी का अधिकार नहीं होगा। मैं उस वक्त सोचने समझने की हालत में ही नहीं था। तभी मैं वहां बने मंदिर में चला गया। मुझे समझ ही नहीं आया हो क्या रहा है मेरे आसपास। तभी मुझे मंदिर के पास के रूम में एक बच्ची मिली जिसके बारे में वहां किसी को नहीं पता था वो कहां से आई। और जब पहली बार मैंने उस बच्ची को अपनी गोद में लिया था तो मुझे लगा वो मेरी ही बेटी है। फिर मैंने उसे अपना नाम दिया अनामिका सुरेश सहगल।
तभी वहां हर जगह शांति छा जाती है और आराध्या जी को अपने दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन उनकी नजर बार बार अनामिका पर जा रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें अनामिका से एक अलग ही कनेक्शन फील हो रहा था और उन्हें अभी अभी उनका किया हुआ बर्ताव याद आया। उन्हें लगा सब बर्बाद हो गया। वो खुद से बोलती है, आराध्या तू इतनी स्वार्थी कब से हो गई अपनी प्रजा के लिए? तू अपनी बेटी की खुशियां छीनने को तैयार थी। तूने तो खुद अपनी खुशी के लिए, अपने प्यार, अपने परिवार के लिए उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन शायद उसकी सजा में मुझे ये सच जानने को मिला है कि मैंने अपनी बेटी, जिसके लिए मैंने कितने ख्वाब सजाए थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वही मानस, कार्तिक, समर और सितारा को तो समझ ही नहीं आ रहा था यहाँ चल क्या रहा है। उन्हें सुरेश जी की बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। तभी नरेश जी बोलते हैं, अब जब सारी बातें क्लियर है तो अब मैं चाहता हूं कि आप सब अब मेरी बेटी को परेशान करना बंद करें। आप लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने के कोई कमी नहीं रखी है। अब वो खुश है अपने परिवार के साथ, तो प्लीज आप लोग भी अब उसे परेशान करना बंद करिए। वही ये सुन सुरेश जी अनामिका के सामने जाते हैं और उसके सामने अपने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपनी कांपती और नम आवाज में बोलते हैं, बेटा ऐसा नहीं है कि हमने आप में और मानस कार्तिक में काफी फर्क किया था, बस हमारे साथ इतना सब चल रहा था और हमें बहुत खुशी होती थी जब हम आपको देखते थे तो, लेकिन रानी के हमारी जिंदगी में आने के बाद हमारी आंखों के सामने बार बार आराध्या और हमारी बच्ची जिन्हें हमने खो दिया था उनका चेहरा बार बार आता था आपको देखते ही, इसलिए हमने आपको तब बिल्कुल नहीं रोका जब आप घर छोड़कर जा रही थी और हम चाहते थे कि आप खुद को अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार करें और उस वक्त आपको रानी से सेफ रखना हमारे लिए ज्यादा जरूरी था और ये दुश्मन भी आपकी जिंदगी में हमारे दिए हुए हैं। हम आपके गुनहगार हैं, हमने आपका बचपन बर्बाद कर दिया, हम तो आपकी माफी के लायक भी नहीं है। अब हम आपकी जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन आप हमेशा ही सहगल परिवार की प्रिंसेस रहेगी। हमने बहुत कुछ खोया है लेकिन अब अपनी बेटी को खोने की हिम्मत नहीं है हमें। ये बोल वो तुरंत वहां से बाहर चले जाते हैं। वही उनके पीछे पूरा सहगल परिवार सबसे विदा लेकर अनामिका को देखकर वहां से निकल जाते हैं। वही मानस अनामिका के पास आता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि आप हमारी गुड़िया है और हम आपके भाई हैं, तो आप हमसे इस जन्म तो हमसे अपना पीछा छुड़ाने से रही। ये बोल वो अनामिका के फोरहेड पर किस करता है। वही ये सब देख हमारे आदित्य बाबू तो जल जल के काले ही पड़ गए थे। वही कार्तिक, समर और सितारा भी अनामिका से मिलते से उसके बाद चले जाते हैं। वही उनके जाने के बाद सब आराम से सोफे पर बैठ जाते हैं। आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था इमोशनली। वही सबको समझ नहीं आता है कि अनामिका को कंसोल कैसे करे और उसे ये ना लगे कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वही वहां की शांति को तोड़ते हुए आदित्य अनामिका से बोलता है, डॉल तुमने उन्हें पूरा सच क्यों नहीं बताया कि तुम ही उनकी बेटी हो? वही अब तो वहां बैठे तीनों लोगों का सर ही चकराने वाला था। तभी कांति दादी उन्हें बीच में रोकते हुए बोलती है, एक मिनट, अब ये क्या है? मुझे तो लग रहा है जैसे कोई सस्पेंस स्टोरी चल रही, इंसान बार बार मर के जिंदा हो जाता है, ये सब है क्या? तुम हमें पूरी बात बताओगे? उनकी आवाज में चिढ़ साफ महसूस हो रही थी। वही आदित्य शांति से बोलता है, हम जानते हैं ये सब सिर्फ जैसलमेर की रियासत को हासिल करने के लिए ही हो रहा था। जब आराध्या जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया तो उनके डॉक्टर को रानी और जितेंद्र ने खरीद लिया था। पहले ही आराध्या जी बेहोश हो गई थी तो उनका ऑपरेशन हुआ और उन्होंने डॉल को जन्म दिया था, लेकिन जैसे सब जानते हैं जिसके साथ डॉल होगी उसके साथ ही सियासत होगी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को झूठ बोलने को बोला और रानी डॉल को अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन उन्होंने जिस नर्स को डॉल को वजह से ले जाने के लिए कहा था उन्हें सारा सच पता था, लेकिन वो जानती थी अगर वो सामने से डॉल की मदद करती तो वो दोनों उनके परिवार को भी बर्बाद कर देते। इसलिए जब वो डॉल को लेकर वहां से जा रही थी कि तभी उन्हें वहां सुरेश जी दिखे और उन्होंने तब डॉल को वहां पास वाले कमरे में रख दिया। उनकी नजर तब तक डॉल पर थी जब तक सुरेश जी उससे ले नहीं गए। वही ये सुनकर उन सबको शांति मिलती है। तभी नरेश जी बोलते हैं, सही में अगर वो नस नहीं होती तो बहुत कुछ हो जाता। वही स्वाति जी कुछ सोचकर आदित्य से पूछती है, मतलब जब रानी 1 महीने बाद आई थी तब उसे पता चल गया था कि सुरेश जी को उनकी बेटी मिल गई है? वही सभी उनके सवाल सुनकर आदित्य और अनामिका को देखने लगते हैं अपने जवाब की उम्मीद में। विथ अ बिग ट्विस्ट, हमारी हीरोइन का एंड बहुत नजदीक है, लेकिन कहानी चलती रहेगी नए ट्विस्ट के साथ। च 50 अनामिका की अंतिम यात्रा। उनकी आवाज में चिढ़ साफ महसूस हो रही थी।
वही आदित्य शांति से बोलता है, हम जानते हैं ये सब सिर्फ जैसलमेर की रियासत को हासिल करने के लिए ही हो रहा था। जब आराध्या जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया तो उनके डॉक्टर को रानी और जितेंद्र ने खरीद लिया था। पहले ही आराध्या जी बेहोश हो गई थी तो उनका ऑपरेशन हुआ और उन्होंने डॉल को जन्म दिया था। लेकिन जैसे सब जानते हैं, जिसके साथ डॉल होगी उसके साथ ही सियासत होगी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को झूठ बोलने को बोला और रानी डॉल को अपने साथ रखना चाहती थी। लेकिन उन्होंने जिस नर्स को डॉल को वजह से ले जाने के लिए कहा था उन्हें सारा सच पता था, लेकिन वो जानती थी अगर वो सामने से डॉल की मदद करती तो वो दोनों उनके परिवार को भी बर्बाद कर देते। इसलिए जब वो डॉल को लेकर वहां से जा रही थी कि तभी उन्हें वहां सुरेश जी दिखे और उन्होंने तब डॉल को वहां पास वाले कमरे में रख दिया। उनकी नजर तब तक डॉल पर थी जब तक सुरेश जी उससे ले नहीं गए। वही ये सुनकर उन सबको शांति मिलती है। तभी नरेश जी बोलते हैं, सही में अगर वो नस नहीं होती तो बहुत कुछ हो जाता। वही स्वाति जी कुछ सोचकर आदित्य से पूछती है, मतलब जब रानी 1 महीने बाद आई थी तब उसे पता चल गया था कि सुरेश जी को उनकी बेटी मिल गई है। वही सभी उनके सवाल सुनकर आदित्य और अनामिका को देखने लगते हैं अपने जवाब की उम्मीद में। अब आगे एक कमरे में जगह चारों तरफ अंधेरा था। वही उस कमरे में जगह जगह धूल मिट्टी और जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था ये कमरा बहुत टाइम से बंद था। वही उस कमरे के बीच में एक लड़की बंधी हुई थी चेयर से, वो बेहोश थी। तभी उसे धीरे धीरे होश आने लगा था। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो आसपास देखकर याद करने की कोशिश करती है उससे साथ हुआ क्या था। जी ये कोई और नहीं अनामिका ही थी जो घर से कॉलेज के लिए निकली थी। आज वो अकेली थी क्योंकि नितिन अपने दोस्त से मिलने गया हुआ था और आज आदित्य की भी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो चला जाता है। लेकिन जाने से पहले उसने अनामिका को कॉलेज ले जाने के लिए एक कार रेडी करा दी थी। वही अनामिका को सुबह से अजीब लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन वो उसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर देती है और सबसे मिलकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। उनकी कार रास्ते पर थी कि तभी अनामिका की कार का टायर पंचर हो गया। वही ड्राइवर टायर चेंज करने के लिए बाहर निकला तो किसी ने उसे बेहोश कर किया। वही अनामिका तुरंत गेट बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही एक गुंडा गेट पकड़ लेता है और झटके से खोल देता है। वही वो अनामिका को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अनामिका उसका हाथ पकड़ लेती है और मोड़ा देती है, जिसके साथ उस इंसान की चीख वहां गूंजने लगती है। इस वक्त अनामिका की आंखें उससे से लाल थी। वो दहाड़ते हुए बोलती है, तुम खुद यहाँ नहीं आए हो, तुम्हें यहाँ तुम्हारी मौत लेकर आए है। इसके साथ अनामिका वहां खड़े एक एक इंसान को बेदर्दी से मार रही थी। उसने ऑलमोस्ट सभी की हालत खराब कर दी थी, लेकिन तभी किसी ने जोर से अनामिका के सर पर डंडा दे मारा। वही ये सब अचानक था जिससे अनामिका खुद को नहीं बचा पाए और उसने अपना सर पकड़ लिया और वो पलटकर देखती है किसने उसके सर पर डंडा मारा है तो उसे अपने सामने ईवा खड़ी दिखती है, जिसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी और हाथों में डंडा जिससे उसने अनामिका को मारा था। वही अनामिका अपनी नफरत भरी आंखों से उसे देखती है। उसे तो ईवा को अभी मार डालने का मन कर रहा था, लेकिन उसके सर पर बहुत तेज दर्द हो रहा था। इसके साथ वो बेहोश हो जाती है। धीरे धीरे सारी बातें याद आने के बाद अनामिका की आंखों में गुस्सा, नफरत, किसी का खून करने के इंटेंशन साफ देखे जा सकते था। वो तुरंत अपने हाथ को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ टाइट बंधे थे। तभी अनामिका का ध्यान अपनी घड़ी पर जाता है और वो दूसरे हाथ की उंगलियों से घड़ी के साइड के बटन को दबाने की कोशिश करती है। थोड़ी मेहनत के बाद वो बटन प्रेस होता है और इसके साथ अनामिका की लोकेशन वीर राहुल और सिया के पास पहुंच जाती है। तभी अनामिका के कमरे का गेट खुलता है और अंधेरे कमरे में चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, जिससे अनामिका की आंखें बंद हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल होता है और जैसे ही वो सामने देखती है तो उसे वहां ईवा, जितेंद्र, विक्रम और साशा खड़े दिखाई देते हैं। उन चारों के चेहरे पर मुस्कान थी। जितेंद्र जी सबसे आगे खड़े थे। वो अनामिका के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे देखते हुए बोलते हैं, राजकुमारी अनामिका, आप हमें नहीं जानती होगी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद आपको सब पता चल जाएगा आपको यहाँ लाया क्यों गया है। लेकिन वही अनामिका का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे सामने खड़े लोगों से फर्क ही नहीं पड़ता है। वो वैसे ही बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलती है, परम पूज्य फूफा जी, आपको क्या लगता है आप मेरे साथ कुछ भी करेंगे और आपको उसकी सजा नहीं मिलेगी? सबको अपनी करनी का फल इसी जन्म में मिलता है और आपकी गलती की सजा आपके बेटे सुनील को मिली। मेरे आदमियों ने तड़पा तड़पा कर मारा था उससे। इसके साथ अनामिका के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है।
वही ये सुनकर तो जितेंद्र का खून खोल जाता है, इसलिए वो अनामिका को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन विक्रम उसे बीच में रोक लेता है और उसे समझाते हुए बोलता है, आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत है, अभी हमें इसका सब कुछ मिला नहीं है। वही जितेंद्र विक्रम को धक्का दे देता है। वही ये महसूस करके विक्रम को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे गुस्से से देखने लगता है। वही इन सब में सबका ध्यान अनामिका से हट जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर अनामिका अपने शूज में से एक शार्प नाइफ निकलती है और अपनी रस्सी काटने लगती है।